ठीक है, 1 मिनट और रुकते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैं ये मोबाइल से कर रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट यूज टू ऑल ऑफ दिस इतना, तो कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। फाकिर भाई आए क्या? Request to be in your broadcast. Okay. See, please bear with me. I'm not used to all this. FB Live. ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। जितने भी लोग आए, या रुकना चाहिए, क्या बोलते हैं? ओके, ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दोस्तों को जय भीम, गुड इवनिंग। 5 बज चुके हैं। सबसे पहले मैं फ़ाकिर जय भाई और जय भीम कारवां टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आके बोलने के लिए, और खुद आए मेरे पास और पूछ रहे थे कि आप कुछ बात कर सकते हैं क्या। तो मैं वैसे तो मैं इतना फोरम्स वगैरह में जाता नहीं हूँ मैं, अनलेस इनवाइटेड। तो मैं सोचा कि ठीक है, फिर टॉपिक सोच रहे थे कि हम क्या बात कर सकते हैं। तो फिर टीम के साथ जब बात कर रहे थे तो फिर चलो मैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में हूँ, अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ मैं जल्दी ही। जय भाई जय भीम, आप दिख रहे हैं मुझे अभी तो। तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना हम, अभी कोरोना बहुत चल रहा है ना, एक सी फॉर कोरोना, तो हम क्यों ना ये टाइम पे हम मैंने बोला कि 4 सी बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। हम लोग स्पेशली जो वर्क कर रहे हैं लोग, तो वो है कॉरपोरेट, वो हो गया कास्ट, वो हो गया करियर, फिर हो गया चैलेंजेस। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये बात पे हम थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो टॉपिक मैंने सजेस्ट किया जय भाई को, तो जय भाई ने बोला कि अच्छा टॉपिक है, चलो करेंगे। तो मैंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है सबसे पहले तो। एंड क्योंकि दिस ऑडियंस इज़ प्राइमरली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, तो मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ करूँगा इसमें, थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश भी डालूँगा, बट नॉन हिंदी ऑडियंस के लिए सॉरी, आई मीन इतना नहीं बोल पाऊँगा, मे बी दैट कुड बी सम अदर ओकेजन। वैसे आई एम प्रीटी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन ईदर ऑफ द लैंग्वेजेस, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ सबसे पहले। तो मेरा नाम विनय शेंडे है, VINAY, विनय शेंडे, SHENDE। तो मैं आता हूँ ब्रह्मपुरी नाम की जगह से, काफ़ी लोग को पता भी नहीं होगा। तो ब्रह्मपुरी एक महाराष्ट्र में एक ज़िला है, सेंट्रल इंडिया में, नागपुर के पास, चंद्रपुर ज़िला। तो वहाँ का मैं, वहाँ एक छोटा तालुका प्लेस है ब्रह्मपुरी, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने मेरा स्कूलिंग वगैरह वहीं से किया है। मेरा टिल क्लास 12th में ब्रह्मपुरी में ही था। थोड़ा सा बोला जाए, आई मीन जय भाई ने भी बोला था कि ये बारे में थोड़ा बात करना, कि अभी हमारा स्कूलिंग हुआ है ब्रह्मपुरी में, लेकिन हम लोग को काफ़ी लाइक हार्डशिप्स फेस करना पड़ा। लाइक तो मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मी, और तो मेरे पापा और मम्मी थोड़ा सेपरेट रहते थे, तो इसीलिए मैं तो मम्मी वगैरह के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। तो स्कूल के टाइम पे अभी क्या, इट वाज
क्रिश्चियन मिशनरी लोगों का स्कूल था, तो वहाँ पढ़ते थे। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स है हाई स्कूल में वगैरह, तो बहुत ही चैलेंजेस हुए थे। स्कॉलरशिप्स, फी माफ बोलते थे हम लोग, तो वो उससे थोड़ा पढ़ लेते थे। और पढ़ते पढ़ते ही मैंने काफ़ी अलग अलग काम किया। जब मैं इनफैक्ट स्कूल्स में ही पढ़ रहा था तो मैंने तरह तरह के काम किए हैं, ऑक्यूपेशन, थोड़ा पैसे करने के लिए। तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किया है। फिर खेतों में, हम मराठी में बोलते हैं कि रोने करतात, तो जाना खेतों में और फिर सैपलिंग्स वगैरह जो डालने का वगैरह काम है, वो सब काम किया है वाइल स्टडिंग। फिर मैंने मेरा 10th भी वहीं से किया। एक टाइम पे तो स्कूल ड्रॉप आउट होने का चांस मिल रहा था, बट समहाउ लोगों ने मुझे एनकरेज किया कि नहीं करना चाहिए। तो छोटा सा हमारा घर है बुद्ध विहार के आगे एकदम, तो बुद्ध विहार में पढ़ाई होती थी। अब वहाँ पे तो 10-10, 12-12 घंटा बिजली नहीं होती थी हमारे यहाँ पे, तो बुद्ध विहार में पढ़ना पड़ता था। तो बुद्ध विहार में पढ़े हैं और वहीं पले बड़े हैं, तो बुद्ध विहार के साथ काफ़ी अपना घनिष्ठ नाता है। कम्युनिटी लर्निंग जो उसको बोलते हैं हम, ये है। तो मेरे जो अम्बेडकराइट थिंकिंग जो फ़िलॉसफी है, वो मैं बोलता हूँ कि मुझे में थोड़ा बचपन से आ गई थी। हमारा फैमिली के अंदर ही वैसा है। तो भीम गीत गाना, फिर मेरे घर नज़रों के सामने राइट्स हुए थे हमारे यहाँ पे, तो वो सब मैंने देखा है हमारे आँखों के सामने कि कैसा हमारे लोगों पे, बुद्धिस्ट लोगों पे एक राइट्स हुए थे, बहुत फेमस हुआ था वहाँ पे 80s में, लेट 80s में। तो फिर मैंने वो सब देखा और फिर मैं फिर भी ठीक है चलो पढ़ते गया। और फिर मैंने 10th किया, मैंने 12th किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन में नागपुर फिर मैं गया ग्रेजुएशन के लिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ से ग्रेजुएशन किया। बट मेरा मन नहीं लग रहा था, डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। पूरा स्कॉलरशिप से ही पढ़े हैं, पले बड़े हैं आज तक, बाबा साहब के वजह से जो कुछ स्कॉलरशिप्स मिली है, क्योंकि पैसा तो उतना था नहीं। फिर स्कॉलरशिप्स लेके पढ़े। फिर इवन पढ़ते समय भी अलग अलग टाइम के काम किए हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में काम किया है, क्योंकि पार्ट टाइम स्कॉलरशिप्स आती थी 4-5 महीने के बाद, तो 4-5 महीने कैसे गुजारा करने का है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस से लेके फिर थिएटर में अशर होते हैं ना, जो लाते हैं अपना क्या बोलते हैं, कौन कहाँ बैठा है वगैरह, वो सब बताते हैं। तो सब बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के काम किए। फिर इंजीनियरिंग के बाद टेक्निकल लाइन में भी कुछ जॉब किए थे, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, टेक्निकल लाइन के भी जॉब किया, करीब 3 साल मैंने वो जॉब किए हैं। फिर मुझे एक टाइम ऐसा मौका लगा कि, और एक अच्छा मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जब भी पढ़ रहा था कि मैंने अपनी फ़िलॉसफी कभी, मे भी हो सकता है हम नागपुर के हैं तो थोड़ा सा, नागपुर साइड के हैं तो थोड़ा कभी फ़िलॉसफी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कि प्रिटी ओपन था, रीडिंग ग्रुप्स बनाए थे, तो काफ़ी कुछ हमने किए थे। फिर तो असर्शन, तो इसलिए मेरा एंटी कास्ट मूवमेंट के साथ रिलेशन बहुत पहले से है। फिर मैंने फिर एक टाइम आया कि मुझे लगा कि ये चीज़ों में दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, ये मेरा लाइफ का पर्पस नहीं है। मुझे आई थिंक मुझे याद है जब मैंने जॉब छोड़ा था, करीब 2004 की बात है, तो मेरे को 11,000 रुपये शायद आई थिंक सैलरी थी वो टाइम पे। तो मुझे लगा कि ये इससे अपने को बहुत कुछ बड़ा करना है। तो फिर मैंने फॉर्चुनेटली उसके बाद मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया। फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TISS, वहाँ से वो कोर्स को बोलते थे पहले PMNIR, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो वो कोर्स मैंने किया 2004 से 6 में, और वहाँ के भी मुझे याद है कि हम लोग, हमारी बैच शायद वन ऑफ द फर्स्ट बैच थी जो टिस में जिसने अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया था। मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे वहाँ पे जिन्होंने साथ में मिलके किए थे। तो फिर मैंने किया, फिर मैंने कैंपस से पास आउट किया। फिर कैंपस में
मेरे लिए कैंपस का चैलेंजेस ये था कि सबसे पहली बार मैं कोई बड़े शहर में आया था, फॉर मी इट वाज मेरे को बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था जब मैं आया था। तो पहले एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले के 2 महीने टेस्ट में बहुत स्ट्रगल किया। मुझे बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था मुझे, और वहाँ के ग्रुप स्टडीज़ का काम होता है, तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं बात भी नहीं करता था ज़्यादा लोगों से, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था उतना, लोगों को बोलता था कि मैं ये हम नहीं कर सकते, तो मैं बहुत शर्माता था ये सब करने के लिए। तो फिर मैंने कहा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चलेगा नहीं काफ़ी दिन तक। ये मेरे खुद टिस के दोस्त लोग थे, वो खुद ही मेरे को हेल्प किए वो टाइम पे, मानना पड़ेगा उन लोग को कि नहीं वी नीड यू। और उसी समय टिस के टाइम पे क्या हुआ कि मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ वो टाइम पे, तो वो बहुत टफ टाइम था। तो टिस भी मैं एक्चुअली छोड़ने वाला था फर्स्ट ईयर के बाद, 2 साल का कोर्स है मास्टर्स का, लेकिन समहाउ मेरे उस समय के एचओडी सर ने बोले थे कि नहीं विनय अभी आप छोड़ो मत, अभी इतने दूर तक आए हो, जो भी सपोर्ट है हम लोग करेंगे। तो मेरे को काफ़ी, मेरे को उस समय हमारे राजू कामड़े सर जो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किए थे, उन्होंने बहुत एडवाइस किए, बहुत गाइडेंस किए, तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल टाइम था। तो फिर मैं टिस के बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी, क्योंकि आई नो आई विल गो टू द नेक्स्ट थिंग, बट आई थिंक ये बताना थोड़ा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है, इफ़ यू कैन रिलेट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई टैलेंटेड आदमी हूँ, मेरे से ज़्यादा टैलेंट वाले लोग हैं जिनको मे भी मौका नहीं मिला है। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा लल्लू पंजू आदमी कुछ कर सकता है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसकी सीमा नहीं है कोई। फिर मैंने जॉब लगा, मुझे कैंपस प्लेसमेंट लगा, फिर मैंने अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है। फिर मैंने शेल, आपने सुने होंगे, रॉयल डच शेल, वहाँ पे काम किया है। फिर मैंने रॉयल शेल में मैंने 7 साल काम किया है। फिर मैंने फ़िलिप्स में काम किया है, मैंने बॉम्बे में काम किया, मैंने बैंगलोर में काम किया, फिर मैं वापस बॉम्बे आया, शेल में काम किया, फ़िलिप्स में काम किया, फिर मैंने जॉनसन एंड जॉनसन में काम किया। सो टॉप के कंपनीज़ में काम किया एज अ HR जनरलिस्ट, सो ह्यूमन रिसोर्सेज फील्ड में ही काम किया। सो मैंने ट्रैक चेंज कर लिया अपना, तो ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने काम किया, फिर उसके बाद अभी मैं रिसेंट आई थिंक कितना दिन हो गया ना, 7-8 महीने से ये पूना शिफ्ट हो गया हूँ। पुणे में एक कंपनी है, एक स्वीडिश कंपनी है, वहाँ पे मैं HR डायरेक्टर हूँ। आई मीन तो या 15 साल करीब, आई मीन इफ़ यू काउंट नॉन MBA एक्सपीरियंस वगैरह, तो करीब 17-18 साल का मुझे एक्सपीरियंस है आज के डेट में। तो ये बेसिकली मेरे बारे में है। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ लोगों को एडवाइस करने की। काफ़ी सारे मैंने करियर गाइडेंस कैंप लिए हैं, फिर मैं लोगों को थोड़ा करियर काउंसलिंग करता हूँ, प्रोफेशनली नहीं करता हूँ, आई मीन आई डोंट डू इट, बट स्पेशली बहुजन स्टूडेंट्स को करते रहता हूँ। और कभी किसी का कुछ, इट कुड बी एन ऑफर नेगोशिएशन, इट कुड बी, आई मीन अलग अलग तरह के स्टेज में लोग आते हैं। कभी कोई CV के लिए आता है, कभी कोई इंटरव्यू टिप्स के लिए आता है, तो मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं करता हूँ इसके लिए। तो ऐसा है। तो अभी काफ़ी कुछ और करना बाकी है लाइफ में। अभी तो आई मीन आई एम स्टिल लर्निंग इन दिस स्टेज। इसके बाद मैंने क्या किया है कि वन थिंग आई रियलाइज्ड कि अगर आप कोई भी फील्ड में हो, आप कंप्लेसेंट नहीं रख सकते, यानी आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। लाइक मैं मेरा मास्टर्स का डिग्री किया, आई नो अच्छा कॉलेज है, ये सब चीज़ है, लेकिन मैंने अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश की हमेशा। तो जैसे मेरी फील्ड में तो एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन आता है, उसको बोलते हैं SHRM ना, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अमेरिका की बॉडी है, उसका एक सर्टिफिकेशन होता है SHRM SCP, सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो मैंने वो सर्टिफिकेशन भी किया है, वो मैंने एग्ज़ाम दे के किया है, और काफ़ी, और उसका रीसर्टिफाई भी किया है। तो वो यानी ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, बहुत कम लोग पास करते हैं उसको, तो वो भी मैंने किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आई हैव टू कंटिन्यूसली अपस्किल माई सेल्फ।
जो चीज़ शायद 10 साल पहले वैलिड थी वो अभी वैलिड नहीं होगी। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं करते रहता हूँ। एक मिनट। तो ये मेरे बारे में है। अभी मुझे और भी कुछ बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ किया है अभी, बट फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत एवरेज टैलेंट वाला आदमी हूँ। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मे बी शायद उनको पता नहीं है वो चीज़ के बारे में, या मे बी दे डोंट अप्रोच इट द राइट वे। तो मेरा एम, मेरा पर्पज़ लाइफ का ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को ना उनका एक सफल करियर की तरफ डाल सकूं, बता सकूं थोड़ा सा जितना हो सके, तो उनकी लाइफ थोड़ा सा खुश कर सकूं, और जो मेरे से हो सके वो कर सकूं। अब आप जैसे ही मेरा नाम सुनेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, अभी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती होगी कि यार इसके वजह से मेरे को नौकरी मिल जाएगी इसके कंपनी में वगैरह। वो सब नहीं है। आज का डेट में ज़माना बदल चुका है। मैं कोई कंपनी का मालिक नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ में एडवाइस कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़, वो उद्देश्य नहीं है मेरा ये फील्ड में आके कि मैं किसी को इनडायरेक्टली ऐसा नौकरी लगा के दे सकूँ। मेरा काम है कि बहुत सारे डिफरेंट करियर है, वो मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। फार्मा इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आईटी हो गया, अभी इट्स इनटू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। तो मेरे पास डिफरेंट कंपनीज़ का एक्सपीरियंस है। तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या क्या डिफरेंट कंपनीज़ में आप क्या क्या करियर्स कर सकते हो, और मे बी क्या क्या करियर्स आने वाले हैं, स्पेशली इन दिस न्यू वर्ल्ड। तो वो मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। जय भाई, एक क्वेश्चन है क्विकली, शुड वी पॉज नाउ या मैं कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट पार्ट में और फिर क्वेश्चंस लूँ, कैसा होता है? अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हो, आई एम नॉट फॉलोइंग द कमेंट्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स मूव अहेड। एनीवेज थोड़ा एक टाइम लैग होता है एफबी लाइव में, बाय द टाइम आई टेल एंड आई गेट द रिस्पॉन्स, सो लेट्स मूव अहेड। अभी मैं थोड़ा जाऊंगा करियर। तो आप अगर कोई नौकरी देखते हैं, ओके, आई एम टॉकिंग मोर, लेट्स टॉक मोर इन द बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो अगर आप नौकरी देख रहे हैं, तो नौकरी के बेसिकली क्या, कोई भी जॉब के लिए, चाहे आप कैंपस से अप्लाई कर रहे हो यानी फ्रेशर हो, या आप एक्सपीरियंस वाले हो, टिपिकली 3-4 स्टेप्स होते हैं जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बेसिक और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एक प्रॉपर सीवी बनाने का। तो सीवी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सीवी कैसा होना चाहिए, मैं कुछ टिप्स दे दूंगा आपको, ठीक है। आप अमल कर सकते हैं ये चीज़ों पे। तो सीवी कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, सीवी होना चाहिए एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। दो पेज का मैक्सिमम आप सीवी बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेटिंग, और आज के डेट में अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो सीवी में, वो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। आज के डेट में आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ऐप्स हैं, और ऑब्वियसली थोड़ा सा सीवी आपको इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हो तो वो भी चलेगा, नहीं तो बहुत सारे आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं जो सीवी बनाते हैं, ठीक है। तो अब उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपये वगैरह कोई लेगा, 700 रुपये लेगा, लेकिन कोई अच्छा वाला सीवी आप बंदे से आप बात कर सकते हैं, बंदी से। तो सीवी बनाने के लिए टू पेज का बनाइए सीवी। सीवी के इसमें आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। सीवी के इसमें अब कैसा बोले, अ सीवी शुड टेल योर स्टोरी, ठीक है। अगर मेरे पास एक पेज है, तो सपोज मेरे पास एक पेज है, ठीक है। तो ये मेरा सीवी है। तो अगर कोई बंदा मेरा सीवी देख रहा है, तो सीवी से उसको पता चलना चाहिए कि विनय कौन है,
विनय क्या काम करता है, विनय किस टाइप का आदमी है, एटलीस्ट एक ग्लांस मिलना चाहिए, ठीक है। सीवी शुड नॉट बी गीता, रामायण, महाभारत और बाइबल, ठीक है। इतना लंबा सीवी आपको नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट में बनाना है। आप कैसे बनाओगे, ठीक है, 2-4 टिप्स बताता हूँ मैं। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए सीवी, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट विथ योर एकेडमिक्स, या तो आप आपके वर्क एक्सपीरियंस से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रॉम करंट टू बिहाइंड, ठीक है। सो आप करेंटली कहाँ काम कर रहे हो उसका फ्रॉम और मंथ, लाइक जनवरी 2014 टू एक्स, ये आप चीज़ आप कर सकते हो इसमें। फ्रॉम टू कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, क्या पोजीशन है, ठीक है, या काम किए थे इफ इट्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और आपका सीवी में यू जस्ट हैव टू राइट 1 or 2 लाइन्स कि आई एम वर्किंग एज दिस दिस दिस, और उसके नीचे आप 2 या 3 हाइलाइट्स लिखो आपके करियर के। वो टाइम में आपने को क्या मिला, आपने कोई अवार्ड मिला आपको, या आपने कुछ सेल्स अचीव किया है, और जितना ज़्यादा हो सके आप नंबर्स लिखिए आपके सीवी में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, अब मैं खुद रिक्रूटमेंट वगैरह किया हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब जैसा रिक्रूटर है, अब मेरे पास जैसे हज़ारों सीवीज आएंगे एक पोजीशन के लिए, तो ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, और रिक्रूटर गेट्स 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड मिलते हैं सिर्फ रिक्रूटर को आपका सीवी देखने के लिए ऑन एन एवरेज। तो वो 30 सेकंड में आप क्या क्या बता सकते हो शॉर्ट एंड क्रिस्प, वो आपको आपके सीवी में लिखते आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है सीवी में द यूज़ ऑफ कीवर्ड्स, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हार्ड कॉपी वाले सीवी का तो टाइम नहीं है। आप आपका सीवी या तो नौकरी या वेबसाइट्स या ऐसे इसमें अपलोड करोगे या भेजोगे, तो कई बार क्या होता है, कोई भी कंपनी, सपोज मेरी कंपनी है, अगर वो ऐड डालेगी, ठीक है, वो ऐड डालेगी एक पोजीशन के लिए, इधर इन देयर ओन कंपनी वेबसाइट या किसी और कंपनी या कोई naukri.com, monster.com इसमें डालेगी, तो सपोज 1000, 2000, 3000 एप्लीकेशंस हैं, तो मैं इतने एप्लीकेशंस नहीं देखने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर करूँगा पहला, ठीक है। तो पहला अगर मैं फ़िल्टर करूँगा तो मैं कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड्स, एल्गोरिदम से बनता है कीवर्ड। तो आपके सीवी में डिपेंडिंग ऑन द जॉब, जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऑन इसमें आपके इसमें होना चाहिए मेरे ख्याल से, सपोज कोई स्ट्रेटेजिक टाइप का काम है या ऑपरेशनल काम है, तो होना चाहिए उसमें आपकी खूबी या कीवर्ड्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिफेंडिंग, फिर ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, स्ट्रैटेजाइज्ड, डिवेलपिंग। तो ये वर्ड्स अगर आप डालेंगे आपके सीवी में तो वो पिकअप करेगा। तो मैं अगर कीवर्ड सर्च डालूंगा मेरे सॉफ्टवेयर में कि आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ डन प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, व्हाटएवर, अपने आप 1000 में से 300 सीवी ये हैं, सो आई विल चूज दोस 300 सीवीज। तो इसलिए कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत थोड़ा इंग्लिश वाली बात है टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी आपको वो वर्ड्स बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। आप अगर लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कोऑर्डिनेटेड दैट इवेंट, आई हैव कोऑर्डिनेटेड अ एनुअल फंक्शन, ऐसा आप लिखोगे ऑफ दिस कॉलेज या दिस वन, तो शायद उतना पंच नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लिखोगे I planned and organized an event that had 35 participants with a team of 12 people with a budget of 1 lakh rupees which involved 20 days of negotiation or this one. So देखो कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये। तो आपको ये स्मार्टली ये सब वर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपके इसमें जब आप आपके सीवी में लिखते हो। तो यूज़ ऑफ कीवर्ड्स, यूज़ ऑफ नंबर्स, यूज़ एक्शन वर्ब्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, राइट। तो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा आपके सीवी में टू गेट नोटिस्ड। दूसरा और एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कंपनी जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी वो जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा कि आपके सीवी में वो चीज़ मैचिंग है क्या जो जॉब में चाहिए आपको। तो आप 5-6 टाइप के सीवीज रख सकते हैं अपने पास, एक वर्ड फाइल में रखिए और जैसे भी जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हैं आपके सीवी में। एक स्टैंडर्ड सीवी मत रखिए आप आपके इसमें। तो ये हो गया। तो हाइलाइट्स लिखिए आप आपके इसमें,
उसके बाद एकेडमिक्स में आइए। मेरा पर्सनल कहना है कि आपको एकेडमिक्स में आपके परसेंटेज लिखने का ज़रूरत नहीं है। स्पेशली हम लोग के बहुजन समाज के कई सारे लोग होते हैं, कई मौका होता है कि थोड़ा हिचकिचाते हैं, मे बी फॉर ऑल रीजंस उतना मार्क्स नहीं मिले होंगे शायद 10th में 12th में। मेरा सजेशन है कि वो सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितने मार्क्स मिले। फ्रेशर वेशर के सीवी में शायद कभी कभार पूछते हैं, बट बाकी नोबडी आस्क, सो डू नॉट राइट इट अनलेस इट इज आस्क्ड फॉर। तो ये आप कर सकते हो आपके सीवी में। और क्या कर सकते हो, एक मिनट, मैं नोट्स देख रहा हूँ मैं। ठीक चल रहा है क्या, या बहुत बाउंसर बाउंसर हो रहा है क्या सर के ऊपर? ठीक है, तो I'll carry on। तो ये आपको सीवी में लिखना है। अच्छा, हमारे आप जैसे बहुत सारे समाज के लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं मेरी सीवी में पोजीशंस ऑफ लीडरशिप क्या लिखूंगा। मैं थोड़ी कॉलेज का कोई वाइस प्रेसिडेंट था, या मैं कोई सेक्रेटरी था, या मेरे को नहीं मिला। तो पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन बहुत अलग है। सिर्फ कॉलेज में आपके कोई 14 अप्रैल का भी अगर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया अम्बेडकर जयंती का, वो बहुत बड़ा होता है। अब हम कोई अच्छे अपर कास्ट लोग के लोग वो वैसा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो करते हैं हमारे तरफ से, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको मे बी आपको थोड़ा संकोच हो रहा है कि आपको लिखने का कि अम्बेडकर जयंती, ठीक है, सो उसमें भी आप स्मार्टली यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी इवेंट, correct? Community event, you're not writing organize the community event that involved a budget of XYZ, 1.5 lakhs, so many people, right? और ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमने लिखना चाहिए हमारे सीवी में कि ये सब चीज़ें हमने किया है। what it shows your leadership qualities, it shows that you are able to organize। so आप जो skills लिखे हो स्टार्टिंग में, so वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ध्यान में आई है अभी कि आप जो लिखे हो, ठीक है, आप इंटरव्यू में जब जाते हो, सो यू शुड हैव एन एग्जाम्पल स्टोरी टू टेल अबाउट इट। ठीक है, अगर आपने लिखे हो कि आप वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग हो, वेरी गुड एट प्लानिंग हो, तो आपके पास एक एग्जाम्पल रहना चाहिए, एक स्टोरी रहनी चाहिए कि आपने वो कैसे किया जब आप बात किए हैं। तो ये आपके इसमें ज़रूर होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं दूंगा कि आपको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेना चाहिए। सबको होपफुली सबको पता है कि लिंक्डइन क्या होता है। linkedin.com। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको तो लिंक्डइन में आप आपकी प्रोफाइल बनाइए, क्योंकि प्रोफेशनल लोग लिंक्डइन में बहुत यूज़ होता है फॉर जॉब सर्च अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट्स। तो आप आपकी प्रोफाइल बनाइए लिंक्डइन में। लिंक्डइन में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। लिंक्डइन में आप आपका कोई वीडियो डाल सकते हो, आप आपको कोई अवार्ड्स डाल सकते हो। और आपके सीवी में आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक डाल दीजिए आप, सो दैट इफ एनीवन वांट्स टू नो अबाउट यू मोर कैन ऑलवेज रेफर टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल ज़रूर डालिए। लिंक्डइन के प्रोफाइल में एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल में आप आपका फ़ोटो डाल रहे हो तो कोई वो सेल्फी टाइप फ़ोटो या फेसबुक फ़ोटो वाला नहीं डालिए, आपको थोड़ा प्रोफेशनल डालना पड़ेगा। थोड़ा 70% एंड अबव यहाँ से आप आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का पिक्चर बनाइए। लिंक्डइन के लिए भी आजकल कंसल्टेंट्स आते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रोफाइल बनाने के लिए, और मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ायदा लिंक्डइन के लिए जॉब्स के अलावा वो आपका नेटवर्क डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल नेटवर्क, सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मलेशिया का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑर्गेनाइजेशन होगा और ग्लोबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उनके आपको नेटवर्क्स पता चलेंगे, आपको सीखने को मिलेगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ जॉब ऑलवेज ऑफ इन लिंक्डइन। तो आपको आपका नेटवर्क डेवलप करने के लिए भी मौका मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लिंक्डइन और क्या कीजिए,
आप भेजिए ना रिक्वेस्ट। अब जैसे मैं मेरे फील्ड में बहुत सारे लोग को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, 100 में से 10 लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट ठीक है, यू टेल दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, आई वांट टू डेवलप माय करियर, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, आप डाल सकते हो। और यू सी, क्योंकि आज के डेट में आप एक इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप एक ग्लोबल सिटीजन हो। मेरा ये है कि अम्बेडकराइट लोग आज ग्लोबल सिटीजन है, वो वी कैनॉट रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्स टू आवर स्टेट, आवर कंट्री, या है ना वो। आज के डेट में हम जो बात बोलते हैं, आज जो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में कई जगह जा रही है ये बात। तो वी हैव टू थिंक दैट वे कि हमें ये सब सो वी हैव टू वर्क आवर वे टुवर्ड्स फाइंडिंग ग्लोबल नेटवर्क्स विद दिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिंक्डइन प्रोफाइल आपको करना पड़ेगा। तो ये बात हो गया सीवी का, ठीक है। फिर सीवी के बाद आता है आपका कभी कभी ग्रुप प्रोसेस होता है कैंपस में रहा, या कभी कभी इवन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आप सब चीज़ मेरा ऐसा आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत होते हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में अगेन यूज़ दोज कीवर्ड्स जो आपके हैं, स्किल्स के हैं, वो आप आपके वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप सेम, इसलिए आप हर स्किल का आपके पास एक एग्जाम्पल रखने आप रेडी रखिए। 50 कंपनी होगी तो आप 50 कंपनी के लिए आप वो एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट इसके लिए। तो आप वो डालते रहिए, ठीक है। और मेरा ऐसा कहना है कि जॉब सर्च करना में बहुत पेशेंस चाहिए आपको। अरे ऐसा नहीं है स्पेशली कि आप लोगोगे 2 जॉब ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब सर्च और अरेंज मैरिज सर्च एकदम सेम है ना। उतना आप करीब 50-100 देखोगे तो एक लगेगा, और वेरियस स्टेप्स में आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। सो ऐसा नहीं कि आप ये स्टेप में जा रहे हो। तो बहुत पेशेंस चाहिए आपको जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो आपको पेशेंस नहीं खोना है वो बारे में, अगर 1-2 जगह पे नहीं हो रहा है। फिर होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो एक्चुअली क्या है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं ये सेशन ले रहा हूँ नॉर्मली ये करीबन 1 दिन का सेशन होता है, ठीक है, या कभी कभी 2 दिन का होता है, क्योंकि मैं पूरा मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, मॉक सीवी शेयर करता हूँ, तो वो सब मैं बताता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो फिर आता है आपका इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू स्टेज में अगेन आपने जो सीवी में लिखा है आप झूठ मत लिखिए। सबसे मेन बात, आप झूठ मत लिखिए कि सीवी में ये लिखा है ना, आपने जब ज़बरदस्ती आपका बढ़ाने के लिए सीवी में किया है, क्योंकि वो एक न एक बार पकड़ा जाएगा। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके कम से कम 10 एग्जाम्पल्स आपके पास रेडी होने चाहिए इंटरव्यू के लिए, जो आपको पूछे जाएंगे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया, आपने अगर लिखा है आई एम गुड एट प्लानिंग एन इवेंट, मैं अगर इंटरव्यूअर हूँ तो मैं बोलूँगा अच्छा बताओ, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल वेर यू प्लान दिस इवेंट, ठीक है। और इंटरव्यूज़ में नॉर्मली मैं अदर साइड ऑफ द टेबल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, सो नॉर्मली ऐसे टाइप के सिचुएशन, इसको हम बोलते हैं स्टार मॉडल, STAR। तो पहला होता है सिचुएशन, ठीक है, कि सिचुएशन बताते हैं, स्टार्ट्स विद अ सिचुएशन, ठीक है। फिर होता है आपका टाइमलाइन, कि वो टाइम पे आप एग्जांपल बता रहे हो कि व्हाट वाज द टाइमलाइन, सॉरी टाइमलाइन नहीं, सॉरी टास्क। सो पहला होता है सिचुएशन, देन गोज द टास्क। तो आप वो टास्क के बारे में बताते हो, पहले एग्जांपल बताते हो, फिर आप बताते हो कि टास्क क्या है, ठीक है। तीसरा होता है ए फॉर एक्शन, ठीक है। तो एक्शन आपने क्या किए, टास्क क्या था, फिर एक्शन आपने क्या किए उसको लेने के लिए। और आर होता है रिलेशनशिप्स, यू नो, अगर आपने किसी और का भी हेल्प लिया था उसमें, या सब अकेले के। कई बार टेलिंग दैट यू टुक हेल्प फ्रॉम समवन इज ऑल्सो शोइंग अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी वो एक तरह का ये है कि आप हम्बल हो, आप तोपखान नहीं हो, आप सुपरमैन नहीं हो कि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, है ना। तो स्टार मॉडल आप ध्यान में रखिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। सो आपके एग्जाम्पल्स भी स्टार मॉडल के हिसाब से आप रेडी रखिए। उसमें ऑब्वियसली प्रोबिंग होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबिंग क्या होता है, जैसे हम प्याज को पील करते हैं ना, एक एक लेयर, तो उसी तरह से प्रोबिंग होता है। अगर अच्छा इंटरव्यू रहा तो आपने एक एग्जाम्पल दिया, अच्छा क्या हुआ था, कितने लोग थे,
कब हुआ था, उससे क्या हुआ, सो वो सब चीज़ें अगेन अगर आपने वो सच में किया है, इफ़ यू आर ट्रू अबाउट इट, यू विल हैव ऑल द आंसर्स एंड यू विल एस इट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए इंटरव्यूज़ के टाइम पे। ये बेसिक चीज़ें, बाकी तो आप गूगल में भी आपको मिल जाएगा राइट, इंटरव्यूज़ में क्या होता है, व्हाट आर द टिपिकल क्वेश्चंस दैट दे आस्क, सो इट्स नथिंग टू रॉकेट्स है। लेकिन आपका फंक्शनल चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि आप जो फंक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके 2-3 एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, इफ़ इट्स थोड़ा लीडरशिप वगैरह का रहा तो आपको वही एग्जाम्पल्स 2-3 चीज़ें आपके एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप रिहर्स करके जाइए, डोंट गो इम्प्रॉम्प्टू। मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए कि चाहे आप 50वां इंटरव्यू आपका, लेकिन आपको 50वें इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रैक्टिस करके जाने का है, ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि हम कभी कभी वी टेंड टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी तो ये बेसिकली इंटरव्यूज़ के बारे में है। एक बार टाइम चेक कर रहा हूँ, ऑलरेडी 35-36 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक चीज़ मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन की जब मैं ये कर रहा था सेशन, जब मैंने अनाउंस किया, बहुत सारे लोग मेरे इनबॉक्स में मेरे को मैसेज किए कि विनय सर मेरा ना थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं ये कैसे, है ना, इंग्लिश थोड़ा कॉन्फिडेंस का कमी आता है मेरे साथ। ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना है कि हमारे समाज के लोग ने इतना कुछ झेला है, तो ये जो इंग्लिश है ये हमारे लिए एक्चुअली इट्स वेरी लेसर देन सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स वी हैव हैड। तो सबसे पहले आपको वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आप सेल्फ डाउट मत कीजिए अपने आप को, आप ये सोचिए कि हम ये पार कर सकते हैं, ये मेरे लिए एक चैलेंज है लेकिन मैं इसको पार करूँगा कुछ भी करके। आज के डेट में आपके पास होपफुली जो लोग देख रहे हैं उनके पास इंटरनेट है, फ़ोन है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। मैं करीब मे बी 3-4 टॉप टिप्स देता हूँ आपको, सिंपल टिप्स जो आप चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश आपके लिए है, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, यू नो एनीवन, स्पेशली वर्नाकुलर मीडियम से जो बच्चे पढ़ के आते हैं हमारे, तो उनके लिए ये काम होगी। तो आप एक तो मेरी एक हमेशा रेकमेंडेड बुक है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट बाय नॉर्मन लुइस, 99 रुपीज़ की बुक है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, NORMAN नॉर्मन लुइस LEWIS, वो आप ले लीजिए। अब पता नहीं उसका सॉफ्ट कॉपी मिलती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हार्ड कॉपी भी बहुत वैल्यूएबल है, तो आपको मेरे ख्याल से आप बिंदास आप ले लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए, अपने पास रखिए और पढ़ते जाइए। एलिमेंट्री इनिशियल इंग्लिश सीखने के लिए सीखने के लिए वो बहुत ही काम आएगी आपके लिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको। 2-4 चीज़ें जो आप और कर सकते हैं, या वर्ड पावर मेड इजी, यस करेक्ट, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, तो ये है। फिर आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा टफ है ये, टफ है ना, ये आपको मेंटली टफ है लेकिन आप कर सकते हो। तो स्पेशली अगर आपका इंटरव्यू है या आप इंग्लिश का एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा कहना है, मेरा पर्सनल व्यू है, एंड दिस हैज़ वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, कि आपको मे बी 2 महीने आप ट्राई कीजिए कि आपको थोड़ा सा आपका रीजनल लैंग्वेज से, बिकॉज दैट्स योर कंफर्ट लेवल, आपको थोड़ा सा एलियनेट होना पड़ेगा, लाइक आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो आप अगर आप हिंदी भाषिक हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, फेसबुक या आपके जो भी टाइप का कम्युनिकेशन है, चाहे न्यूज़ पढ़ रहे हो या फेसबुक पढ़ रहे हो या आर्टिकल पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप ये मत पढ़िए 2 महीना ट्राई कीजिए। पहले आप 2 हफ्ते ट्राई कीजिए ये चीज़, आप वो कंफर्ट जोन है आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, तो आप वो 2 महीना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ में एक काम कर सकते, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई साथी है, उसको आप एक पार्टनर बनाइए अपना, ठीक है, आप उनके साथ अपने आइडियाज़ बाउंस ऑफ कीजिए, ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश जितना पॉसिबल होगा इतना। टूटी फूटी में रहेगी चलेगा, या आपके लिए सेफ जोन है, आप इंटरव्यू में तो नहीं जा रहे हैं, वो आपको दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी भी इंग्लिश अगर बढ़ानी है तो बढ़ सकता है, लोग हंसेंगे नहीं आपके लिए, तो
आप वो प्रैक्टिस कीजिए, शैडो प्रैक्टिस कीजिए और वो आप पढ़िए। आजकल बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं इससे गूगल में, तो आप वो भी ग्रामरली करके एक ऐप है, GRAMMARLY, ग्रामरली ऐप आप यूज़ कीजिए आपके राइटिंग। देखो सबसे टफ होता है इंग्लिश जब आप करते हैं स्पीकिंग। राइटिंग इज लिटिल ईजियर इफ यू आस्क मी, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा वो है। तो आपको थोड़ा आप राइटिंग अब से आप स्टार्ट कीजिए, टूटी फूटी में रहेगी चलेगी, आप दुरुस्त करते जाइए, ऐप यूज़ कीजिए। मैंने एक पर्सनल अब जो मैंने पता नहीं अब वो आपके लिए काम आता है कि नहीं। अब मैं तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। मैं बचपन में मेरे को स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना था एक टाइम पे, तो वो मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। लेकिन तो मैं क्या करता था कि मैं इंग्लिश कमेंट्री देखता था स्पोर्ट्स की। अब आप क्रिकेट देख रहे हो, हॉकी देख रहे हो, जो भी स्पोर्ट्स देख रहे हो, आप थोड़ा इंग्लिश कमेंट्री देखिए। मे बी आपको वो शब्द थोड़े समझ में नहीं आएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन उससे क्या होगा कि आप एक्चुअली रिलेट कर सकते हो, स्पेशली सम ऑफ द वर्ब्स और एक्शंस। अगर फॉर एग्जाम्पल कमेंटेटर ने बोला ओह व्हाट अ ग्लोरियस स्ट्रेट ड्राइव, अब आपको मालूम है स्ट्रेट ड्राइव, आप अपनी हिंदी में कुछ अलग ही सोचे होंगे, लेकिन आप वो फिर वो रिप्ले देखेगा क्रिकेट का है तो आपको पता चला स्ट्रेट यानी ये, ड्राइव यानी ये। तो ही पिक द बॉल, तो आपको मालूम है पिकिंग द बॉल यानी ये होता है, और पिकिंग द बॉल के लिए ये वर्ड PICK, सो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आप वो यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आप थोड़ा इंग्लिश स्पोर्ट्स, अगर आप शौकीन हो स्पोर्ट्स के, तो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इंग्लिश कमेंट्री ज़रूर देखिए। थोड़ा इंग्लिश हिंदी से अपने को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा फॉर अ वाइल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आपकी देखिए मातृभाषा निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मातृभाषा सबको प्रेम होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर फ्यू मंथ्स, या आप ये ट्राई कीजिए। अब मैं ये नुस्खा हर एक को दिया हूँ और 100% ये वर्क किया है, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। तो आप ये ट्राई कीजिए, कंफर्ट जोन से हटिए आप आपके, ठीक है। तो बुक पढ़ने का नॉर्मन लुइस का बोला मैंने, फिर मैंने बोला था कि थोड़ा दूर हटिए, इससे कन्वर्स कीजिए, शैडो प्रैक्टिस कीजिए, वॉच अ लॉट ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप BBC पर देखो, अमेरिकन इंग्लिश, अगेन उसमें भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो थोड़ा ईजियर है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश का बहुत नेज़ल होता है, कई बार बहुत फास्ट बोलते हैं, समझ में भी नहीं आता है। सो इफ़ यू मे बी आप इंग्लिश आप BBC थोड़ा पढ़िए, BBC देखिए, उससे आपका इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगा, ये मैं 100% बोलता हूँ। तो आप वही शैडो प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। फिर ये है तो फिर आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको फ्री में आप कोर्सेज कर सकते हैं। मेरा खुद का बोला, मैं अपस्किलिंग करता हूँ, राइट। मैंने खुद एक सर्टिफिकेशन किया, मैं ये बाद में बताने ही वाला था करियर ऑप्शंस के इसमें। अब जैसे उसको अनअकैडमी बोलते हैं या ओन अकेडमी बोलते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, UN एंड अकेडमी, ठीक है। फिर कोर्सेरा या जेम्स जस्ट सो कोर्सेरा करके CORSERA कोर्सेरा। सो कोर्सेरा करके साइड है, अनअकैडमी करके साइड है। तो बहुत सारे आजकल फ्री वेबसाइट्स है, स्पेशली कोरोना टाइम में, जो आप यूज़ कर सकते हो टू डेवलप योर स्किल्स। इंग्लिश भी हो सकते हैं या कुछ अलग कोर्सेज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये हो गया। फिर इंटरव्यू का मैंने बताया आपको। फिर होता है ऑफ़र नेगोशिएशन। ऑफ़र नेगोशिएशन देखो, सिर्फ ऑफ़र आना नहीं होता, उसमें भी एक टेक्निक होता है कि आप कैसे कॉर्पोरेट में आप कैसे ऑफ़र नेगोशिएट करते हो। आपको पता होना चाहिए कि वो जॉब की मार्केट वैल्यू क्या है। हाँ, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए। आप थोड़ा चेक कीजिए उसका, वो जॉब का, किसी से बात कीजिए वो कंपनी का है। वो कंपनी का एनीवेज एक सैलरी रेंज होगा। अगर आपकी सैलरी भले ही कम हो, बट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आस्क दैट कंपनी कि यू गिव मी द मनी एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स, मेरे को उसके नीचे नहीं चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा असर्ट होकर बताना पड़ेगा। और मोस्ट कंपनीज नाउ डेज दे आर ओके टू डू दैट। थोड़ा सा वो होता है। प्लस ऑफर में भी नेगोशिएट कर सकते हैं, कम ज़्यादा,
कभी कभी ज्वाइनिंग बोनस का कॉन्सेप्ट होता है, वो आप ले सकते हो कि बोल रहे सकते हो आप मेरा पुराने कंपनी का बोनस लूज आउट हो रहा है, सो मेरे को उससे कॉम्पेंसेट करो। रीलोकेशन, अगर आप दूसरे सिटी में या शिफ्ट हो रहे हो तो आप रीलोकेशन पैकेज वगैरह में भी कर सकते हो नेगोशिएट। तो ये हो गया हमारा इसका। अब मैं लास्ट 2 एस्पेक्ट्स पे जाऊंगा। सॉरी थोड़ा टाइम कम हो रहा है, बहुत बोल रहा हूँ मैं। प्लीज़ स्टॉप मी इफ़ यू थिंक दिस इज़ नॉट रेलेवेंट। अभी बहुत सारे लोग करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, राइट। अभी टिपिकली अब हमारे हिंदी साइडर लोग, स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में भी, अब वो एक यूपीएससी और एमपीएससी का भूत हो गया है हमारे ऊपर, राइट। कि हमको, अब मैं इतने करियर गाइडेंस काम करता हूँ कि 100 में से 90 लोग का यही एम होता है कि हमको यूपीएससी या एमपीएससी या स्टेट सर्विसेज में जाना है। चलो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है रखने के लिए, बट हमको थोड़ा रियलिटी से भी वाकिफ़ होना पड़ेगा कि आज के डेट में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, वो हमारे हाथ में है कि हम जैसे आता आंदोलन कर सकते हैं कि मत करो। प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा उसका मतलब रिजर्वेशन कम होगा। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन कम हो रहा है, लैटरल एंट्री आ रही है आईएएस में भी, और पासिंग परसेंटेज आपने खुद ही देखा है आईएएस और एमपीएससी वगैरह का, स्टेट सर्विसेज का, आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कितना कम है। तो इज़ इट वर्थ इट? अब ये क्या करते हैं बहुत सारे लोग, ये इन्होंने अपना धंधा बना के रखा है, एमपीएससी यूपीएससी या स्टेट कोचिंग क्लासेस ने। ये लोग दिखाएंगे कि ये बंदा मजदूर का बेटा कलेक्टर बन गया या ये बन गया। ठीक है, बना होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन आपने वो एक बंदा बना है, 500 बंदे जो बर्बाद हुए हैं उसकी स्टोरी नहीं, कोई नहीं बता रहा है। 500 शायद 1000, उससे भी ज़्यादा लोग। तो आपका मेंटल ट्रॉमा, आपका पैसा इतना जाता है, आपके पास बैकअप नहीं होता। ऑलरेडी हमारा समाज स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तो वो हमको थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ इजी या अच्छे ऑप्शंस जो आप कर सकते हो, जो ज़्यादा खर्चे वाली बात भी नहीं है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा टेक्निकल साइड में हो तो जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये आप थोड़ा इसमें घुस सकते हो। फिर थोड़ा फाइनेंस टाइप का है तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा फील्ड है जो एंटायर मोनोपोली ऑफ अपर कास्ट लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे हमारे लोग वहाँ जाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? बट उसमें बहुत स्कोप है। आई मीन आप जाओगे तो इट्स लाइक अ ओशन इन इटसेल्फ, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? आपको अपर कास्ट एकेडमिया या कॉलेज वालों के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं रहेगा, मिनिमम रहेगा। ये आज के डेट में क्या होता है, अब अपर कास्ट प्रोफेसर इसमें जाओगे आपको प्रैक्टिकल के मार्क कम देंगे, आपको फिर कई बार हमारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, टॉन्ट्स मिलते हैं रिजर्वेशन के, तो ये आप कब तक झेलोगे? सो ऐसे सब चीज़ें जो आप घर बैठे कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि आपने एक्सप्लोर करना चाहिए आज के डेट में। सीए नहीं है। फिर ब्लॉकचेन करके कॉन्सेप्ट है, तो ब्लॉकचेन में जो टेक्निकल वाले लोग वो जा सकते हैं। आजकल हमारे ही बहुत सारे लोग हैं कि जैसे हमारा दोस्त गौरव संवंशी है, बड़े नाम है उनका, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फॉलो कीजिए उनको। फिर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग के कोर्सेज आ रहे हैं जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो सब भी आप कर सकते। वही उन अकेडमी, कोर्सेरा, ये सब इसमें आपको मिल जाएंगे ये कोर्सेज। एक बहुत अनटैप पोटेंशियल वाला चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, वो है फॉरेन लैंग्वेज सीखना। आज के डेट में इतने ऑप्शंस है इंटरनेट के थ्रू टू लर्न। आप चाहे यूनिवर्सिटी के भी एफिलिएटेड कोर्सेज है वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे मोस्ट बिग यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट होता है, दे आर वेरी चीप, आई मीन दे डोंट चार्ज अ लॉट। बहुत सारी जगह वीकेंड क्लासेस होते हैं या इवनिंग क्लासेस होते हैं, वो आप दैट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। बहुत सारे, एक ऐप था डुओलिंगो, DUALINGO, आई थिंक सो, वो है डुओलिंगो, वेबसाइट है या ऐप है। आप बहुत सारे को आप फ्रेंच सीख सकते हो, आप जर्मन सीख सकते हो, अरेबिक सीख सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस है तो आप इनफैक्ट जापानीज़ और चाइनीज़ मैंडरिन भी सीख सकते हो। उसके लिए थोड़ा पेशेंस और मेहनत ज़्यादा लगती है,
मेरे ख्याल से, बट वो भी बहुत वर्थ है। बट अदरवाइज अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है तो आप फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, स्पेनिश, ये लैंग्वेज आप बिल्कुल सीख सकते हो, और ये हर बहुत जगह वैलिड होते हैं, राइट फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ में। और मैंने देखा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे मेरे ऑफिस के कलीग थे जिनके 12th स्टैंडर्ड पास किए बच्चे थे, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, वो लैंग्वेज फील्ड में चले गए, और आज के डेट में वो मिलियनियर्स, 26 के एज में वो मिलियनियर्स बन गए। तो आप ट्राई कीजिए। 10th का एग्जाम हो गया, आपके पास 2-3 महीना टाइम है, आप कोई आराम से कोई कोर्स का कोई लेवल आप पार कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का, घर बैठे बैठे। इतना टाइम अगर आप फेसबुक पे स्पेंड करते हैं तो आप आराम से ये फॉरेन लैंग्वेज का आप कोर्स कर ही सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे दोस्त जेम्स ने बोला है, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी चीफ लैंग्वेज कोर्सेज है, सिमिलरली बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, नागपुर यूनिवर्सिटी में भी है, और बहुत सारे मेजर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हैं। बट अगर यूनिवर्सिटी में नहीं भी जाना है तो आप ऑनलाइन भी वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। मेरा ये स्ट्रांग सजेशन है कि आपने ज़रूर ये चीज़ें ट्राई करना चाहिए। आपका CV ऐड होगा, और कम से कम आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हो, ट्रांसलेशन आर्टिकल ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है आप। और ये बता रहा हूँ, फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है, आपका इंग्लिश फ्लुएंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है 16 साल से लेके 70 साल के लोग का रेंज फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कोई शौक के लिए पढ़ रहा है, कोई एजुकेशन के लिए पढ़ रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है। बहुत सारे गाइड्स होते हैं, जयपुर के गाइड्स हैं बहुत सारे जो 6-7 पास हैं, लेकिन वो फ्रेंच के कोर्सेज करते हैं क्योंकि उनके पास टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट लोग को वो सब चीज़ ही है, टूरिस्ट लोग को बिजनेस करना है हमारे साथ, इंडिया के साथ। आपको पता है फ्रांस का इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा व्यापार क्या है? बहुत बड़ा व्यापार है विग का व्यापार, बालों का व्यापार। उनको उसके लिए, क्योंकि फ्रांस में ऐसा स्टडी किया गया है कि बॉल्ड हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा फ्रांस में, ठीक है, तो और उनको डिमांड है बालों की, और वो इंडिया के साथ बहुत सारा व्यापार करते हैं इसके लिए, और उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। माइग्रेट भी करना चाहते हो, अगर किसी को कनाडा जाना है, इधर जाना है, तो वहाँ पे भी फ्रेंच चलता है। मैंने फ्रेंच का एग्जांपल दिया। अगर आप टेक्निकल स्ट्रीम के आदमी हो तो आप जर्मन सीख सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जर्मनी काफ़ी आगे है, तो आपको जर्मन में मौका मिलेगा। अरबिक सीख सकते हो, अरबिक लोग दे आर मच इन डिमांड, आई मीन अरबिक लैंग्वेज के लिए उनको लोग चाहिए। तो ये आप, मैं तो इनफैक्ट जो घर बैठे लोग हैं, जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं, अब मेरे को बहुत सारे हाउसवाइफ्स वगैरह लोग भी बताते हैं, होम मेकर्स की क्या कर सकती हूँ मैं, तो मैं वो सजेस्ट करता हूँ आप लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज सीखने में आप घर बैठे बैठे आप ये सब सीख सकते हो, आप कमाई कर सकते हो ये सब चीज़ों का। तो ट्रेडिशनल एरियाज़ लाइक UPSC, MPSC, इससे आपको थोड़ा दूर आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब कब तक, मैंने देखा हूँ कि 35 साल, 36 साल, 38 साल। एक मेरा दोस्त था, जब मैं उससे सबसे पहली बार मिला था 15 साल पहले, मैं उसको बोला था तुम क्या करना चाहते हो? बोला मेरे को 40 की उम्र तक पढ़ाई करनी है, और ही वॉज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ। आई मीन ये क्या कोई एम हुआ? ठीक है, आपको जॉब करते करते पढ़ रहे हो, एडिशनल क्वालिफिकेशंस कर रहे हो, बट ये सिर्फ एक डिग्री लगाने के लिए, एक PhD लगाने के लिए, एक ये लगाने के लिए आप अगर पढ़ रहे हो तो आप कैसे करेंगे ये सब चीज़ें? तो ये सब थोड़ा आपको नए फील्ड्स की तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा। किसने तो भी बोला लॉ का फील्ड भी बहुत है। इवन अच्छा, लॉ करके आप ऐसा नहीं कि आपको वकीली करनी है, आप साइबर लॉ में भी जा सकते हो। आजकल वो एक बहुत बड़ी नई स्ट्रीम आई है, वो इंटरनेशनली दे आर इन डिमांड, दोज टाइप ऑफ पीपल, साइबर लॉ एक्सपर्ट्स बोलते हैं उनको। तो और अच्छा, ये तो नौकरी का हो गया। आप क्या कर सकते खुद हो, कि आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। आजकल बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आपको घसीटना है, आपका UPSC, MPSC ये सब चीज़ों की तैयारी करके, और आपके घर वालों को भी टेंशन देना है, खुद को भी टेंशन देना है। यू आर लूजिंग प्रेशियस ईयर्स ऑफ योर यूथ। 20s के लोग, जो 20s होता है आपका दोस्तों, आई मीन दैट 22 to 30, वो आपका सबसे मूवमेंट के लिए, अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप आपका पोटेंशियल अनलिमिट कर रहे हो अपने आप को। बाबा साहब फुले को देखो,
बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया 25 की उम्र में लिखा था। फुले ने 22 की उम्र में स्कूल स्टार्ट की थी, ज्योतिबा फुले साहब ने। तो हम क्या कर रहे हैं, 30-35 साल तक हम पढ़ ही रहे हैं, हमारा पूरा जोश खत्म हो रहा है, और फिर क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। बस थोड़ा सा नारेबाजी जय भीम इधर उधर कर लिए, मोर्चे पे चर्चा कर लेंगे बस, लेकिन वो नहीं होगा हमारे लिए। तो हमको अगर हम थोड़ा करियर की तरफ पहले से जाए, मैं अभी से बोलता हूँ 14, 15, 16 की उम्र से अगर आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके पहले ही। आपके जय भाई टाइम मैं ले सकता हूँ 5-10 मिनट ज़्यादा, या कट टू कट है? तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया करियर्स के बारे में। आखिरी में मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं एक बात साफ बताता हूँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी एज एन अम्बेडकराइट कभी हाइड नहीं किया है, कभी नहीं, बचपन से लेकर आज तक कभी हाइड नहीं किया है। चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मैंने कभी हाइड नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है जॉब में कि वो अपनी वो आइडेंटिटी असर्ट करते रहे। कई बार जॉब में रहना, अपने परिवार को पालना भी एक असर्शन है, ठीक है। तो ये आप गिल्टी फील मत कीजिए कि वो कर सकता है असर्ट तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो ऐसा ये नहीं है। अब मैं असर्ट करता हूँ, अब बहुत तरीके से है। आज भी मैं चाहे फेसबुक पे लिखता हूँ, राउंड टेबल इंडिया के लिए आर्टिकल्स लिखा हूँ, या काफ़ी कुछ किया हूँ, तो मेरे को ये नहीं है। लेकिन एक टाइम था, मैं मानूंगा कि मैं बता रहा हूँ, मैं आई थिंक 29 या 30 की उम्र तक मेरे पास जेब में सिर्फ 3,000 रुपये थे वो टाइम पे। तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि फिर मेरे को जॉब्स आए, फिर मैं धीरे धीरे काम करते गया, अपने फील्ड में अपना नाम बनाते गया। मैंने कभी कंपटीशन करके नहीं देखा, वो मेरा वे नहीं है। मेरे बैच के लोग, अब आप में से बहुत सारे लोग लगते हैं ना, वो मेरे बैच का ये बंदा ये कर रहा है, मेरे बैच का ये है, वो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एक जर्नी है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है आपका करियर, है ना। ऐसा नहीं कि आप 100 मीटर की दूरी आप पार कर लियो, आप जीत गए, अभी आप थोड़ा आगे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, या आप पीछे हो तो आप बहुत बड़ी बात है। ये एक मैराथन है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। लेकिन जब तक आप अपने आप को लर्न कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तब तक आपके लिए अच्छा है। जिस दिन आप सीखना बंद करोगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है ये चीज़ का। तो कॉर्पोरेट लाइफ का मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कभी छुपाया नहीं अपनी कास्ट को, मुझे इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मिले हैं, आई वुड एडमिट दैट। ऐसा नहीं है कि लेकिन क्या किया मैंने कि मैं थोड़ा सा स्मार्टली काम किया हूँ। अगर फॉर एग्जांपल, अब मेरे साथ हुआ है, एक बार क्या हुआ था कि एक कंपनी में मुझे, कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, एक मेरे सीनियर थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ तो चल रहा था, आई थिंक उस समय इसरो या DRDO का मिशन चल रहा था, या नासा का मिशन चल रहा था, मून पे लोगों को भेजने का, ठीक है। वो बुकिंग कुछ चल रही थी, आई थिंक सो, 4-5-6 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे एक सीनियर ने बोला, अरे इंडिया वाले करेंगे ऐसा, तो सबसे पहले SC/ST के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। वो रिजर्वेशन पे टॉन्ट मारा उसने, और वो सबके सामने था, ठीक है। और मैं उसी समय खड़ा हो गया। मैं बोला कि सर, आई थिंक दिस इज ऑफेंसिव, प्लीज टेक योर स्टेटमेंट्स बैक, ठीक है। फॉर्चुनेटली मैं एक MNC में काम करता था, तो उसमें फ़र्क पड़ता है, MNC हो या उसमें हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। मैं बोला दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आपको ये स्टेटमेंट आपका वापस लेना पड़ेगा। वो थोड़े टेकन अबैक हो गए, एंड देन दे गॉट अ बिट, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था वगैरह। सो आई थिंक कभी कभी हमको वो स्टार्टिंग में ही अपना थोड़ा एक्सपेक्टेशन सेट कर लिए तो अच्छा है। देखो, 2 ऑप्शन है, या तो इनिशियली बताओ, या वो अगर बोलते ही रहेंगे, आपको गिल्ट के मारे आप मरते जाओगे रोज़ यही सब ताने सुन के और ये सुन के। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ इट, फाइन विथ इट। अगर आपको लगता है कि, लेकिन मेरे जैसे आदमी को वो कंफर्टेबल नहीं है, मैं ऐसा झेल नहीं सकता, तो मेरे साथ अभी इन अदर वर्ड्स ऐसा पंगा नहीं लेता है कोई,
डायरेक्टली। मेरे करियर पे हाँ एक दो चीज़ें ध्यान में आती है, आपका काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब क्या है, हम अपने कंपनी, हम हमारे कम्युनिटी के एम्बेसडर्स हैं, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे कंपनी का, हमारे कम्युनिटी का। तो अगर हम थोड़ा गलती कर, और ये फैक्ट है, आप इससे भाग नहीं सकते, अगर हम हमारी गलती करें तो हमारी गलतियां थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटिनाइज होगी, हमारी गलतियों पे ज़्यादा जान जाएगा, ना कि हमारे सक्सेस पे। तो ये हमको एक्सेप्ट करना है और हमें ट्राई करना है कि हम कम से कम गलतियां करें एंड ट्राई टू फोकस मोर ऑन आवर सक्सेस। काम में एकदम परफेक्ट होना चाहिए हमने, काम में। मैंने आज तक मेरे को करीब 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आज तक एक भी मीटिंग में लेट नहीं हुआ हूँ अपने, चाहे टेलीफोन कॉल हो या फेस टू फेस मीटिंग। और अगर एक दो बार हुआ हो, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी है तो मैं बता देता हूँ मैसेज करके, आई एम इन अनदर मीटिंग, आई एम गेट लेट। बिकॉज क्या है, वो लोग बोलेंगे, ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि विनय लेट आया है, वो लोग क्या बोलेंगे, इनके कम्युनिटी वाले लोग ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो हमारे लिए एक बोझा भी बोल सकते हो या हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते। आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर मैं अच्छा काम किया तो पूरा मेरी कम्युनिटी के लिए फ़ायदा होगा। द वे ऑफ लुकिंग एट इट विल चेंज फ्रॉम माई साइड। आज भी मैं मेरे इसमें जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे ऑफिस में खुद आ चुके हैं, मेरे पास बाबा साहब की फ़ोटो है, सावित्रीबाई की फूल है, ज्योतिबा साहब की फ़ोटो है, तो मैं सब ये छुपाता नहीं हूँ वो सब चीज़ें इसमें। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा असर्ट करोगे तो एक्चुअली आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा, जबकि आप, लेकिन अगर आप मीक रहोगे, आप एकदम ये सब चीज़ें उनके जोक्स में शामिल हो गए, हाँ वो लोग मजाक कर रहे हैं, और आप ये सब चीज़ें सहन करते रहोगे, तो ना आपको खुद ही सेल्फ रिस्पेक्ट आपका डाउन होगा ये सब करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑफिस में आके सुबह से लेके शाम तक गुड मॉर्निंग के बदले जय भीम बोलते रहे, ठीक है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। देखो, जय भीम जय श्री राम से इक्विवेलेंट नहीं है, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन। वो कोई नारा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के मुंह से बुलवाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन आपको कैसा, आप ऑफिस में आते हैं तो आप अगर आप एम्बेसडर हैं कंपनी के, आप अच्छे से बात कीजिए, आप आपका काम अच्छे से कीजिए आप। और देखो, बाबा साहब ने क्या बोला है, कल्टीवेशन ऑफ माइंड करना है हमें, करेक्ट, इज द अल्टीमेट एम। तो हम कब तक अपने आप को वहाँ आके हम बोलते रहेंगे मैं दलित हूँ, मैं ये हूँ या मैं ये हूँ। आई मीन आफ्टर ऑल हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम आफ्टर आके वहाँ पे हमको ऐसे लेवल पे आना है कि वो हमको इक्वली ट्रीट करे। हम बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में नहीं जा सकते, हमको असर्ट करना है, हमको अपना काम परफेक्ट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको जय भीम बोलते रहना है ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से रहो, करना है आप काम आपका, अपने चुपचाप करते रहो और आपके काम में परफेक्ट रहो। ठीक है, आपके प्रमोशन वगैरह में आ सकता है बीच में, मैं हमेशा बोलता हूँ यू ऑलवेज हैव चॉइसेस, ठीक है, क्या चॉइस है आपके पास, छोड़ दो जॉब, इतना है तो दूसरा जॉब ढूंढो, खुद का कुछ करो। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो मुझे तो भी नहीं पसंद ये सब चीज़ें। मेरे को खुद, मैं अच्छे टॉप पोजीशन पे हूँ, मेरे को खुद मुंबई में 3 या 4 जगह किराए से घर नहीं मिले थे क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ। और वो क्या, मेरे को कास्ट बेसिस पे या इकोनॉमिक बेसिस पे मेरे को डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ये चीज़ से। तो मैं बोला ठीक है, आई विल चॉक माई ओन पाथ। तो काम के बारे में वो परफेक्ट रहने का मेरा अच्छा नेटवर्क बन चुका है मेरी कंपनीज़ में। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आप कॉर्पोरेट में आते हो, स्पेशली आज के डेट में आपका एक ही बॉस नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मेरे ऊपर एक बॉस है, मेरे ऊपर एक बॉस है, लाइन बोलते हैं, राइट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज के डेट में आपके कई बॉसेस हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको, राइट। मैट्रिक्स आपकी मूवी देखी होगी। सो मैट्रिक्स में क्या होता है, 2x2। सो चाइना में आपका एक बॉस हो सकता है, आपका एशिया पैसिफिक जापान का बॉस हो सकता है, आपका दुबई का कोई बॉस हो सकता है, या बॉस भी नहीं होगा, दैट पर्सन कुड बी योर स्टेक होल्डर, राइट। तो आपको आपका नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा उनके साथ, आपको खुदों के वो एफर्ट्स लेना पड़ेगा। और उससे क्या होता है, इट ऑल्सो शोज दैट यू आर हम्बल, यू आर विलिंग टू लर्न, यू आर टेकिंग द एक्स्ट्रा एफर्ट।
टू डू दैट। तो आपको थोड़ा सा कॉरपोरेट के ट्रिक्स समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिक्स आजकल एक ही पर्टिकुलर जाति के पास थे ना, ये उन्हीं को पता था। अभी हम आ गए हैं, हम बाजी मार रहे हैं, अब हमको कोई रोक नहीं सकता ये चीज़ों में। लेकिन आपको थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप एकदम अकेले नहीं रह सकते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आपको हैव टू रीच आउट टू पीपल, यू रीच आउट टू पीपल इन अदर कंपनीज, रीच आउट टू योर ओन कंपनीज। आपको अकेले एकलव्य के जैसा नहीं चलेगा आपको कि मैं अकेले ही सब विद्या सीखूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। वो दिन गए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो। और आपको मल्टी स्किल करना पड़ेगा। आप सपोज फाइनेंस में है, आपको थोड़ा सा एचआर का आना चाहिए, आपको थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा आना चाहिए। विद इन फाइनेंस में भी अगर आपको हो तो उसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, राइट, कि आप डायरेक्ट टैक्स में कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, लेजर, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा आना चाहिए, तभी आप पढ़ोगे। और कीप योर सेल्फ अपस्किल्ड, मैं यही हमेशा बोल रहा हूँ। आई थिंक मैंने 5-6 बार बोला हो। अब देखते रहो दुनिया में क्या हो रहा है। देखो, आपको रिजर्वेशन एक लेवल तक ऊपर लाएगा, उसके बाद आप आपके बल पे हो, चाहे आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। वहाँ आके भी आप कुछ और कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कंपनीज हैं जो खुद अंडर के अंदर कोर्सेज चलाते हैं, तो आप एनरोल कीजिए, आप उनके बॉसेस के साथ बात कीजिए और कोशिश कीजिए आगे करने का। और मैं तो बोलता हूँ, देखो, अगर कोई जाति सूचक गालियाँ दे रहा है, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन होगा कि अगर कोई ये कर रहा है तो आप कैसे टैकल कर सकते हो। तो मेरा सिंपल फिलॉसफी है, अगर किसी ने कुछ बोला है, आप वो चीज़ को रिकॉर्ड करो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चीज़ है, इफ़ इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इट इज़ नॉट डन। वो चीज़ हुआ नहीं है। बाबा साहब ने भी सेम चीज़ किया है, वॉल्यूम्स लिखे, डॉक्यूमेंट किया, क्योंकि उनको मालूम था बाद में लोग बोलेंगे कि ये बात झूठ है। सो आप डॉक्यूमेंट कीजिए। अगर किसने गाली दी या किसने आपको जाति सूचक बोला, ईमेल पे बोला, फ़ोन लाओ, उसके सामने फ़ोन रखो, उसको बोलो कि तुम बोलो, हैव यू सेड दिस, क्लियरली बोलो। या ईमेल पे बोला है, या कुछ बोला है, या कोई जोक्स फॉरवर्ड किया है। बहुत सारे कंपनीज में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एटलीस्ट गुड कंपनीज में। सो यू कैन ऑलवेज, बहुत सारे कंपनीज में एनोनिमस हेल्पलाइन होती है। सो आप कंप्लेंट करो उनको कि ये ऐसा ऐसा है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो आपको गिल्ट खाते रहेगा और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में ज़ीरो हो जाओगे। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ना खुद के लिए कुछ कर सकते, ना कम्युनिटी के लिए कर सकते। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी। और कम्युनिटी के लिए करना है ना, सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा देना इज जस्ट चैरिटी। यस, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बहुत कुछ आगे करना है। आपको एडवाइस करना है लोगों को, आपको लोगों को स्पॉन्सर करना है। आप क्या नहीं कर सकते एट दिस पोजीशन में आके, तो ये करना है आपको। हाँ जेम्स, आई जस्ट सॉ दैट क्रिएटर, आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर, लिंक्डइन का प्रोफाइल आप अच्छा बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सभी के लिए, कि लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी अप टू डेट ऑन दिस। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन स्किल यानी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होता है। अगर आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आना चाहिए, ठीक है, बेसिक कमांड ओवर इंग्लिश एंड ऑल इज फाइन, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कन्वे द थॉट्स। अब मैं इतने सारे चाइनीज़ लोग के साथ काम किया हूँ, जापानीज लोग के साथ किया हूँ, यूरोपियन लोग के साथ काम किया हूँ, उनकी इंग्लिश हमारे से भी पथेटिक है, मैं बता रहा हूँ। वो हम सिर्फ हाइप बना के रखे हैं कि इंग्लिश, लेकिन आप बेसिक आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कन्वे योर थॉट्स। आप यूज़ करो, आप यू कन्वे योर थॉट्स इन राइटिंग। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, यू नो, यू से आई वांट टू कन्वे दिस, या पीपीटी बना के करो, या बहुत तरीके हैं, या ईमेल पे करो। राइटिंग इज़ अ प्रिटी ईजियर स्किल देन टॉकिंग मेरे हिसाब से। राइटिंग आप पहले डेवलप कर सकते हो। स्पीकिंग के लिए क्योंकि क्या होता है, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड देन से। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी लोकल लैंग्वेज में सोचते हैं और फिर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। एक तो उससे टाइम जाता है, दूसरा कई बार मैसेज एग्जैक्टली कन्वे नहीं होता है। तो वो एक हमको डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए वो बोला स्टार्टिंग में, यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड ट्राई टू डू दैट। बाकी
एक्सेंट वगैरह वगैरह मेरे ख्याल से उतना मायने नहीं रखता है. एंड वेनेवर मैंने कुछ लोग को देखा है, एक है बंदा, वो उसको इंग्लिश का ई तक नहीं आता था, मैं बता रहा हूँ कैसे तो भी उसने किया. उसको मैंने एडवाइस किया. आज के डेट पे वो फेसबुक में सिर्फ इंग्लिश में लिखता है और ये 3 साल में हुआ है. 3 साल. नाम नहीं लेना चाहूँगा उस बंदे का, हमारे समाज का बंदा है. तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो आप कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. तो ये है, बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, करियर एक लॉन्ग मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है. तो अगर आपको ऊपर नीचे हुआ 1-2 बार, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डिप्रेशन में जाओगे या आप, और कंपैरिजन में आप मत जाओ कि ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ. यू हैव टू सी व्हाट इज़ योर पर्पस. हमारे कम्युनिटी का पर्पस ही अलग है. हमारे कम्युनिटी का पर्पस, ठीक है, डेफिनेटली आप पैसा कमाइए, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमको कुछ करना है. बाबा साहब आराम से आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, मैं बता रहा हूँ आपको. एकेडमिया में जाके फॉरेन में सेटल होके ये बहुत कुछ कर सकते थे, बिल्कुल. उनको कोई टेंशन नहीं था. राइट फ्रॉम पूना पैक्ट के टाइम से उनको तभी से ऑफर्स थे एकेडमिया से. ही कुड हैव इजीली लेफ्ट अस, ऑल ऑफ अस, एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ हिज ओन. बट उन्होंने स्ट्रगल किया. क्यों किया? हमारे लिए किया. हमको लेके चलना है आगे समाज को. अगर हम नहीं लेके चलेंगे तो कैसा होगा? हाँ, तो यही है. मैंने थोड़ा 10 मिनट्स ज़्यादा लिया हूँ टाइम. तो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है. फिर किसी बार अगर कुछ सेशन का कोई डिमांड रहा वगैरह पर्टिकुलर, तो मैं फिर से बात कर सकता हूँ. बट सभी को धन्यवाद, और आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर लेते हैं जय भाई अपन. तो हम बात करेंगे फिर. लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. मैं स्क्रॉल करूँ क्या, या आप जय भाई आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, और पीपल कैन टाइप योर क्वेश्चंस हियर. हाँ जी. टाइप कर सकते हैं. मैं भी ढूंढता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ क्वेश्चंस. सम वेरी गुड कमेंट्स. थैंक यू एवरीवन. किसी ने पिक्चर लगाई दी, अपने घर के लोग की पिक्चर लगाऊंगा. मैं यहीं पर हेजिटेट कर रहा था. दैट्स ओके. वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स. मोस्ट ऑफ द नारेबाजी एक बार सब कर सकते हैं. करेक्ट. करियर बनाने, प्रज्ञा ने सही बोला है. अवेलेबल पब्लिशिंग लिटरेचर. डिमांड फॉर उर्दू, किसी ने बोला है डिमांड फॉर उर्दू. मेरे लिए मुझे उतना पता नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज उर्दू अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड मे बी पाकिस्तान, आई एम नॉट श्योर. आई मीन इट्स गुड टू हैव. अगर आपको वो फील्ड में घुसना है या एकेडमिया में जाना है तो मेरे ख्याल से ठीक है. बट अदरवाइज मुझे तो उतना ज़्यादा स्कोप नहीं पता उर्दू का. एक फ़ायदा, उर्दू अगर आपको आती है तो आप अरेबिक सीख सकते हो, क्योंकि स्क्रिप्ट सेम है. सो वो एक फ़ायदा हो सकता है. इट कुड बी अ स्टेपिंग स्टोन. बट इफ़ दैट इज़ द ओनली एम तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. मनोज सैनी साहब ने बोला है, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा करियर मेरे ख्याल से. लॉ इज़ अ गुड ऑप्शन. हाँ, मैंने बोला है लॉ इज़ अ गुड ऑप्शन. साइबर लॉ आप कर सकते हो. एक्सेप्शन रूल सीए बना सकते हो. इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट अकाउंट गुड है, सही है. उडेमी इज़ गुड. उडेमी भी अच्छा है. रीडिंग इज स्टार्टिंग पॉइंट. वापस आ रहा हूँ. हाउ टू अंडरस्टैंड अमेरिकन एक्सेंट. वो तो आपको जब तक आप सुनोगे नहीं ना, यू हैव टू लिसन अमेरिकन एक्सेंट. वो देखो इंग्लिश तो सेम ही है, बट उनके बहुत सारे स्लैंग यूज होते हैं. प्लस वो बहुत नेजल बात करते हैं, नाक से बहुत बात करते हैं अमेरिकन लोग. तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखें, इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स देखो आप, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. यूट्यूब पे है इंग्लिश सीरियल्स आप देख सकते हो सबटाइटल्स के साथ. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड उसका अमेरिकन इंग्लिश का ये.
बट अमेरिकन इंग्लिश शुड नॉट बी योर स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से। बहुत घटिया स्टैंडर्ड है मुझे तो लगता है उनका। या थैंक्स जेम्स। फॉरेन लैंग्वेजेस और कुछ है क्या बताइए मुझे। आईटी बिजनेस एंड एक्स्ट्रा सर्टिफाइड कोर्सेज। अब मुझे ऑनेस्टली आईटी का इतना डिटेल नहीं मालूम, मैं वो डोमेन से नहीं हूँ। मे बी समवन हु इज़ फ्रॉम द आईटी फील्ड कैन गेट इन टच विथ सुजाता सोनावने मैडम एंड टेल हर कि क्या है आजकल तो क्लाउड वगैरह का आ रहा है, डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। ब्लॉकचेन मैंने बोला था फिर से। सो ब्लॉकचेन इज़ एप्लीकेबल टू मेनी डोमेन्स नॉट जस्ट आईटी। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो इसमें। इंग्लिश सॉन्ग्स मनोज सैनी साहब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग लेवल पे हो क्या। लिरिक्स अगर साथ में आ रहे हैं, स्क्रॉल होते आ रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स अ गुड वे, वेरी गुड, वो भी कर सकते हैं। बट डोंट गो ऑन योर ओन। मैं बोल रहा हूँ अगर सबटाइटल्स हैं या कुछ है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू दैट। और क्वेश्चंस? बोर हो रहा है क्या सबको? बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि आप 12th के बाद क्या क्या कर, आई मीन लाइक अगर आपने बीएससी किया है तो आप ये कर सकते हो, बीटेक किया। आई थिंक दैट्स अ सेपरेट सेशन, वो इसमें नहीं होगा बिकॉज उसके लिए और वो तो बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आई थिंक ये सेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जेनरिक है, वो आपको गूगल सर्च पे भी मिलेगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मैं अगर किसी से भी बात करता हूँ या मैं एडवाइस करता हूँ, आई वुड अप्रिशिएट कि लोग थोड़ा सा होमवर्क करके आएँ। कई बार क्या होता है कि लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। अरे मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है मुझे, मैं कैसे अप्लाई करूँ, क्या प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सीरियस है बारे में तो ये सब बेसिक होमवर्क आपने करके आना चाहिए। आप वो आके मैं अगर आपको बेसिक्स से समझाऊंगा तो आई थिंक वो आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। इट ऑल्सो शोज दैट योर ओन सीरियसनेस, राइट, हाउ सीरियस आर यू इन टेकिंग दैट और थिंकिंग अबाउट दैट ऑप्शन। तो जो चीज़ें आपको गूगल में मिल सकती है, नॉर्मल चीज़ में मिल सकती है, वो आप अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे मेरे साथ तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता है। सो बीट एनीथिंग, वन इज़ फॉरेन यूनिवर्सिटी। मैंने एक जो चीज़ें मिस किया हूँ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अगर आप इंडिया में पीएचडी या एकेडमी में करना चाहते हैं, मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि प्लीज़ ट्राई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी विच शुड बी योर प्राइमरी ऑप्शन। ऑफकोर्स फंडिंग का चैलेंजेस है, मैं जानता हूँ, स्कॉलरशिप्स के लिए आप, बट आपको हर ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि ज़बरदस्ती का इंडियन एकेडमी का पीएचडी रेंगते रहना, घसीटते रहना। मैं देखा हूँ कि लोग 35, 36 साल तक 10 साल, 8 साल तक पीएचडी कर रहे हैं। पहले बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, एमफिल किया, फिर पीएचडी कर रहे हैं, फिर घसीटते जा रहे हैं। और क्या होता है 35, 36, 37 साल, 40 साल हो रहे हैं और आपको जॉब्स क्या मिल रहा है उसके बाद? कॉन्ट्रैक्ट का जॉब। एकेडमी में भी कहाँ जॉब्स है, परमानेंट जॉब्स कहाँ मिल रहा है आपको? और आपका 35-40 की उम्र हो जाती है और फिर 15-20 साल बस रिटायरमेंट के लिए और फिर आप ख़त्म। क्यों? पीएचडी का, डॉक्टर का डिग्री आपको ज़रूरी है क्या इतना? तो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आपको पीएचडी ऑप्शन है, अगेन गिवन अ चॉइस, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के आप थोड़ा बाहर का पीएचडी देखिए, मौका मिले तो। लेकिन हमारे इंडियन, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आई वुड ऑलवेज से कि आप थोड़ा बाहर का पीएचडी आप थोड़ा प्रेफर कीजिए। थोड़ा पेशेंस लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये मेरा लास्ट
वो था जो मैं मिस कर दिया था बताना। ठीक है, और एनी मोर क्वेश्चंस? ये डॉक्टर वगैरह का काज, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दैट। डॉक्टरी फील्ड के लोग थोड़े ज़्यादा बता सकते हैं, हमारे बहुत सारे अम्बेडकराइट डॉक्टर्स हैं, वो बता सकते हैं। जय में अगर आई थिंक इफ देयर इज नो मोर क्वेश्चंस वी कैन कंक्लूड। हम समाप्त कर सकते हैं। आर यू ओके? यस नो बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सबको मैं तरफ से जय भीम। आप आगे बढ़ो, यही मेरी मंगल कामना सबके लिए। और आप कभी मत भूलो फाइनल वर्ड कि आप हमारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है? तो ये आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। आपको वही करके वो आपका बैक ऑफ द माइंड रखिए आप, ठीक है? कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम क्या टाइप के एक्शन करते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं कॉर्पोरेट के सामने या किसी इसके सामने, बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान में रखिए। और सभी साथियों को, दोस्तों को जय भीम। और हम मिलते रहेंगे, फिर कभी मौका मिला तो फिर कभी आएंगे, मे बी किसी दूसरी टॉपिक को लेके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही करें, बट थैंक यू वेरी मच। आप आपके कमेंट्स वगैरह, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस बाद में, मे बी मैं बाद में चेक करूंगा जय भाई के साथ, बाद में कोई क्वेश्चंस हो तो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, जो अब अभी हम नहीं कर पाए। होपफुली मेरा आवाज़ क्लियर था, मेरी टोन ठीक थी, होपफुली आई वाज रिस्पेक्टफुल, मैं कुछ हर्ट नहीं किया किसी के फीलिंग्स को। तो थैंक यू एवरीवन, जय भीम सबको।